رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So today we'll be starting anatomy of respiratory system. Anatomy में से सवाल आते हैं. So it is important respiratory system की, और we will discuss them. We will highlight the important U world concepts that are often asked in U world and can become a part of your exam. तो शुरू उसने किया है यहाँ पे with the respiratory tree. कैसे आपका trachea it divides and divides further and further and further एल्वलाई तक उसकी डिवीजन कैसे होती है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं. तो एज यू कैन सी इसमें उसने दो जगहों पे इसको डिवाइड किया हुआ है, टू मेन पार्ट्स. पहले है इज द कंडक्टिंग जोन, ठीक है, जिसको आप डेड स्पेस भी कहते हैं, डेड स्पेस. एंड मोर स्पेसिफिकली दिस इज द एनाटॉमिक डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है. Whereas the other zone is the respiratory zone. ठीक है, फर्क इनमें क्या है? कंडक्टिंग जोन अपने नाम से जाहिर करिए, इसने सिर्फ एयर को कंडक्ट करना है, ये सिर्फ रास्ता है एक. इट इज ओनली अ वे फॉर द एयर टू गेट टू द रेस्पिरेटरी जोन. यहाँ पे देर इज नो गैस एक्सचेंज, ठीक है, नो गैस एक्सचेंज, इसलिए इसको डेड स्पेस कहते हैं. Whereas the respiratory zone is the place where there starts gaseous exchange, ठीक है. गैस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी जोन के अंदर होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देयर स्टार्ट्स द pulmonary circulation. आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व इट हियर, द एयर स्पेसेस आर सराउंडेड बाय pulmonary capillaries, ठीक है. whereas इससे ऊपर ऊपर देयर इज नो सच सिस्टम. तो एक तो ये मेन दो डिवीजन होगी. देन आफ्टर दैट इनके अंदर फर्दर डिवीजन हैं जिनको हम आस्ता सब ऑब्जर्व करते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ट्रेकिया से लेके डाउन टू द एल्वुलाई क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है. वो आपको तो ग्रॉस चेंजेस आप ऑब्जर्व करें, आपकी एपिथेलियम में तो चेंज होती जाएगी, फिर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं. तो सबसे जो ग्रॉस चेंज अभी नजर आ रहा है ट्रेकिया और ब्रोंकाई में, इन द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आप सकते हैं जो एपिथेलियम दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम. यहाँ पे गॉबलेट सेल्स हैं, इनका काम है म्यूकस सिक्रीट करना, ठीक है. एंड ये सीलिया भी हैं विच प्रोपेल एंड मूव द म्यूकस. तो इसको हम कहते हैं म्यूको सीलियरी एस्केलेटर, ठीक है, विच मूव्स द. इसलिए आपको जो बलगम आती है, जो स्प्यूटम आता है, इट इज ड्यू टू दिस, ठीक है. कुछ लोगों में ये प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दिस म्यूकस, ठीक है. कुछ लोगों में ये सीलिया नहीं काम करते तो द म्यूकस स्टार्ट्स कलेक्टिंग, क्लॉग्स, ठीक है. तो ये उसकी अब नॉर्मल वेरिएंट्स हैं जो हम आगे पैथोलॉजी में पढ़ेंगे. तो आप देख सकते हैं कि ब्रोंकाई से, ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज है, ठीक है. कार्टिलेज क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द ब्रोंकाई टू कोलैप्स, ठीक है. तो इट कीप्स द ब्रोंकाई ओपन. लेकिन जैसे ही ब्रोंकियोल्स शुरू हुए हैं, यहाँ पे कार्टिलेज गायब हो गया, देयर इज नो मोर कार्टिलेज, ठीक है. कार्टिलेज यहाँ पे नहीं है. So that is why bronchioles can collapse. Bronchi cannot collapse thanks to cartilage, लेकिन bronchioles collapse कर सकती हैं, ठीक है. तो एक ये important difference. फिर आप देखें यहाँ पे epithelium भी change हो गई है. Now it is simple ciliated columnar instead of pseudo stratified ciliated columnar. और यहाँ पे club cells, and we studied about club cells yesterday in detail. And as the airway progresses towards alveoli, आप देखें ये आसा columnar से low columnar, and then it will become cuboidal, ठीक है. तो this is how it is changing. and once respiratory zone start हो गया, जैसे ही ये cuboidal अब squamous में change होगी, squamous, ठीक है, because squamous cell is thin, तो it is more suitable for gaseous exchange, ठीक है. It is common sense.
एंड एक और चीज ऑब्जर्व करें, सीलिया दे हैव डिसअपियर्ड, यहाँ पे दे आर नो मोर सीलिया, ठीक है। एंड एट द एंड you've got your alveolar sac, जिसका स्ट्रक्चर हमने कल पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो this is what is going on, the changes which are occurring towards the end of the respiratory tract. तो अगेन कंडक्टिंग जोन में, अच्छा इसमें एक चीज जो एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे चेंज होती है? तो रेजिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, लाइक इफ दिस इज द ग्राफ, और ये रेजिस्टेंस है ऑन द वाई एक्सिस रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द ये आप समझे, दिस इज ट्रिकिया, फिर you've got your medium to large size bronchi, then bronchioles, then you've got your alveolar sacs. तो शुरू में resistance gonna be high in the trachea, लेकिन जैसे ही आएंगे ना large to medium size bronchi, it's gonna increase even higher, ठीक है। और फिर ये आस्ता आस्ता डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि why is it decreasing, रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों हो रहा है, हालांकि जो आपके एयरवेज हैं वो पतली होती जा रही हैं। तो आप अगर गौर करें, एयरवेज सिर्फ पतले नहीं हो रहे, बल्कि बल्कि वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग एक्चुअली एडिशनल पाथवेज फॉर द एयर टू फ्लो। लेकिन एक्सेप्शन टू दिस रूल इज मीडियम टू लार्ज साइज ब्रोंकाई, वहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इज ऑफ्टन आस्क्ड इन द एग्जाम, इट्स हाई यील्ड, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टडी यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लार्ज एयरवेज कंसिस्ट ऑफ, लार्ज एयरवेज में अब क्या क्या आ जाते हैं कंडक्टिंग जोन में, और कौन से एरियाज है? नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। ये मैंने अभी हाईलाइट भी कर लें इसको, लेट मी चेंज द कलर। एयर रेजिस्टेंस इज हाईएस्ट इन लार्ज टू मीडियम साइज ब्रोंकाई, ठीक है। स्मॉल एयरवेज कंसिस्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स that further divide into terminal bronchioles, ठीक है। और वो लार्ज, देर इज लार्ज नंबर इन पैरेलल, क्योंकि ज्यादा रास्ते बनते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो देर इज लीस्ट एयर रेजिस्टेंस इन द ब्रोंक्यूल्स। अब कंडक्टिंग जोन के फंक्शन क्या है? कंडक्टिंग जोन का मैंने आपको बताया, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद गैसेस एक्सचेंज, लेकिन उसके अलावा इसके कुछ काम है। वो काम क्या है कि इट वार्म्स द एयर, ह्यूमिडिफाई करती है एयर को, ठीक है। इट मेक्स इट मोर सुटेबल फॉर द रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। उसके फिल्टर करती है, उसमें से कोई पार्टिकल्स वगैरह हो, कुछ डेबरी वगैरह हो, फॉरेन वगैरह, तो एंड लिखा हुआ है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एनाटॉमिक डेड स्पेस, ठीक है। इट्स कॉल्ड कार्टिलेज एंड गॉबलेट सेल एक्सटेंड टू द एंडोब्रोकाई, अभी हमने देख लिया वो। एंड देन एपिथेलियम की किसने बात की, वी जस्ट स्टडी अबाउट इट, pseudostratified ciliated columnar epithelium है, makes up the epithelium of bronchus and extends to beginning of terminal bronchioles। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आपने देखा था वो चेंज हो जाती है, पहले वो सिंपल कलमनर बनती है, फिर लो कलमनर, एंड देन अल्टीमेटली क्यूबॉइडल। एंड इसका क्या काम है? इट क्लियर्स म्यूकस एंड डेब्री फ्रॉम द लंग्स, इसको कहते हैं म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। इस पे मजीद बात करेंगे इन द पैथोलॉजी सेक्शन, ठीक है। एंड लिखा हुआ है एयर स्मूथ मसल सेल एक्सटेंड टू एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो वी ऑल्सो सॉ दैट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, स्मूथ मसल सेल यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, स्मूथ मसल सेल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड also in the respiratory bronchioles, लेकिन they are less here in the respiratory bronchioles. Then comes the respiratory zone, जहाँ पे actual gases exchange होना है, ठीक है। इसमें we've got respiratory bronchioles, alveolar ducts and alveoli, यहाँ पे it participates in the gas exchange, mostly cuboidal है in the respiratory bronchioles, लेकिन आपने देखा है it starts to change, alveolar ducts और alveoli जब आते हैं तो it starts to change into simple squamous cell, ठीक है। यहाँ पे सीलिया टर्मिनेट हो जाते हैं। तो रिमेंबर, सीलिया आर द लास्ट कंपोनेंट या लास्ट स्ट्रक्चर टू टर्मिनेट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। आप अगर गौर करें रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो एपिथेलियम पहले चेंज होना शुरू हुई, फिर कार्टिलेज खत्म हो गया, फिर एक वक्त आया कि क्यूबॉइडल से ये स्क्विमस होना शुरू हो गया, और यहाँ पर जाके सीलिया एंड पर खत्म होना शुरू। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीलिया आर द लास्ट टू टर्मिनेट स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो, ठीक है। एंड लास्टली
इन द alveoli you've got your alveolar macrophages. कल हमने इससे बड़ी डिटेल पे बात की थी. हार्ट फेलियर सेल्स होते हैं मैक्रोफेज. हेमोसिडोन लेडर मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? ठीक है. तो दे पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पॉन्स. अब यहाँ पे मैंने कल भी जिक्र किया था कि इंपॉर्टेंट चीज का, कि दोज पार्टिकल्स विच आर लेस देन 2 माइक्रोमीटर, जो 2 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, दे एस्केप दिस, वो ब्रोंकियोल्स को क्रॉस करके दे एंटर द रेस्पिरेटरी जोन. ठीक है. दे आर नॉट क्लियर्ड बाय द म्यूकोसिलरी एस्केलेटर. तो उसको कौन क्लियर करता है? उसको क्लियर करते हैं एल्वेलर मैक्रोफेजेस. ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें कार्बन पार्टिकल्स आ जाते हैं और डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं एंड सिलिका पार्टिकल्स आ जाते हैं. तो विल डिस्कस अबाउट दैट इन न्यूमोकोनियोसिस के जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे. देन सिंपल लंग एनाटमी. तो यू गॉट योर राइट एंड लेफ्ट लंग बट दे आर नॉट सिमेट्रिकल. जो ग्रॉस डिफरेंसेस हैं, राइट लंग के 3 लोब्स हैं. ठीक है. राइट अपर लोब, राइट मिडिल लोब एंड राइट लोअर लोब. और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं. अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस एक है. यहाँ पे एक नॉच है. कैन ऑब्जर्व दिस इज द कार्डिक नॉच. कार्डिक नॉच. और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट हेल्प्स यू एक्चुअली, ये आपको ना एक रास्ता प्रोवाइड कर रही है टू हैव एक्सेस टू द पेरिकार्डियम, द हार्ट. तो जब हमने करनी होती है ना पेरिकार्डियोसेंटिसिस, तो दिस नॉच एक्चुअली प्रूव्स टू बी हेल्पफुल. तो आप सीधा हार्ट को अप्रोच कर सकते हैं. एक ये सिग्निफिकेंस है इसकी. एंड तो ये और एक और जो स्ट्रक्चर, दैट इज लिंगुला, टंग लाइक स्ट्रक्चर, लिंगुला. दिस इज लिंगुला जो लेफ्ट लंग में होता है. तो ये तो हो गए जो ग्रॉस डिफरेंसेस है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग. एंड उसके अलावा आपको रिलेशनशिप पता होने चाहिए हाइला के अंदर. Hyla is actually the part of the lung, the medial most part of the lung, through which all of the vessels are entering and leaving, and the bronchi is entering or leaving. So I'll share with you a picture ताकि can better understand the relationships. और इसमें भी आपको जो significant relationship है वो pulmonary artery का relationship है. तो just give me a second. तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द राइट लंग. अब एक निमोनिक उसने याद रखने के लिए बनाया हुआ है, राइट, RALS. RA का मतलब है राइट एंटीरियर. मतलब द रिलेशनशिप ऑफ पल्मनरी आर्टरी ऑन द राइट, राइट साइड की पल्मनरी आर्टरी इज एंटीरियर टू द ब्रोंकस. ये राइट ब्रोंकस है दिस, एंड उसके एंटीरियरली प्लेस्ड है पल्मनरी आर्टरी. जब एंड अगला पार्ट है निमोनिक का LS, लेफ्ट सुपीरियर. और जो लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी है which is over here, this one is placed superior to the bronchus. तो इसको उसने आपके फर्स्ट में राल्स लिखा हुआ है. तो you can clearly observe it here. Let me zoom in. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि this is the pulmonary artery. This pulmonary artery, it is placed superior to the left bronchus. ये left पे, right पे वो it was anterior. Okay, coming back to first aid. फिर there is a point called carina. Carina वो पॉइंट होता है जहां पे ट्रेकिया इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस. अब राइट ब्रोंकस की एक खास बात यह है कि एक तो इट इज ग्रेटर इन डायमीटर, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इट इज ग्रेटर इन डायमीटर. एंड सेकेंडली इट इज मोर कॉन्ग्रेंट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेकिया. तो जो पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर कोई एस्पिरेशन हो जाती है ऑफ मटेरियल, इफ देयर ऑफ अ बॉडी, फॉरेन बॉडी एंटर्स द ट्रेकिया, इट इज मोर लाइकली टू एंटर द राइट ब्रोंकस. ठीक है. एज कंपेयर टू द लेफ्ट ब्रोंकस. क्यों? क्योंकि राइट ब्रोंकस ज्यादा अलाइंड है ट्रेकिया से
ये जो एंगल है इस तरफ का, इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस वन। ये जबकि थोड़ा सा oblique है। तो इट promotes, इट एक्चुअली फेवर्स मोर substances टू एंटर द राइट साइड। तो अगर कोई एस्पिरेट कर जाता है पर्सन, तो इट इज मोर लाइकली कि वो ज्यादा राइट ब्रोंकस में जाए, एज मेंशन्ड वेव्स को भी रीड करते हैं। तो एज सेड, राइट lung has 3 lobes, left has 2 lobes, lingula है and instead of middle lobe, and left lung has a space occupied by the heart and the cardiac node जो हमने जिक्र किया। फिर रिलेशनशिप ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जो मैंने आपको बताए, राल्स राइट एंटीरियर एंड लेफ्ट सुपीरियर। देन कैरिना के रिलेशनशिप इन्होंने बताया हुआ है। कैरिना के रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैरिना के रिलेशनशिप समझने के लिए अच्छा समझ आएगा ऑन अ सीटी स्कैन। तो यहाँ पर भी दिया हुआ सीटी स्कैन इन द पिक्चर, ये देखें, दिस इज सीटी स्कैन। तो आप देखें इसमें, इसी को मैं ना I've got another picture labeled है ज़्यादा बेहतर तरीके से, let me show you. So this is the scan. देखिए, as we can clearly observe, this is the right side again, this is the left side. ये कैरेना है जहाँ पे ट्रेकिया is dividing into right and left main bronchus. ठीक है, and right बिल्कुल posterior to the carina क्या है, esophagus है। तो एक रिलेशन तो आपने डिटरमिन कर लिया, बिल्कुल posterior to the carina is the esophagus. Anterior carina के है ascending aorta। Anterior to the carina is the ascending aorta, as you can observe here. और उसके posterolateral is the descending aorta. This, let me change the color. This is the ascending aorta. ठीक है, तो ascending aorta is anterior to the carina, और descending aorta के anteromedial is placed the carina। ठीक है, तो these are the relationships that you want to know। बाकी this is the pulmonary trunk, and this is the right lung, this is the left lung। तो this is how you read a CT scan, and this is at the level of T5। ठीक है, कैरिना T5 के लेवल पे नजर आता है। Dr. Sayyid Haider, you're asking about Vegas relation। Vegas relation were more फर्स्ट एड के सिस्टम के अंदर, सीवीएस के अंदर दे आर डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल, क्योंकि वेगस जो है ना सिस्टम, इट इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द सिक्स्थ आर्च। जो फेरेंजियल आर्चेस होती हैं ना, सिक्स्थ आर्च से डिराइव होता है। तो चूंकि सिक्स्थ आर्च अगेन, it is discussed more in the more detail in the embryology section of CVS। You can go look at those videos, उसमें बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है about the Vegas relationship। ग्रॉसली मैं आपको बता दूं अभी के लिए, लाइक इफ यू ऑब्जर्व, अगर दिस इज द पोस्टीरियर साइड, दिस इज द एंटीरियर साइड, एंड दिस इज द esophagus, एज आई सेड, esophagus पीछे, और एंटीरियर टू द esophagus इज द ट्रेकिया। तो जो वेगस नर्व्स है ना, यूज द येलो कलर, वो इस ग्रूव के अंदर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, दिस इज द ट्रेकियो इसोफेगियल ग्रूव ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट, तो वो यहाँ पर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो this is how they are related। And yes, their relationship important because in certain malignancies these are involved, these are invaded। So anyways, coming back to first aid now। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ उसने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं कि आप अगर कुछ चीज़ एस्पिरेट कर जाएं डिफरेंट पोजीशंस के अंदर, तो वो ज़्यादा क्या चांस है कि इसमें जाएगी। तो फिलहाल तो ग्रोसली उसने बताया कि राइट लंग इज मोर कॉमन साइट फॉर इनहेल फॉर्म बॉडीज, हमने भी डिस्कस किया। तो बिकॉज राइट मेन स्टेम ब्रोंकस इज वाइडर, मोर वर्टिकल एंड शॉर्टर देन द लेफ्ट। तो इफ यू एस्पिरेट अ पीनट, अब 3 पोजीशंस उसने बताई हैं। अगर आप लेटे हुए हैं, you're supine, and it will most likely enter your right lower lobe। ठीक है, right lower lobe or sometimes the posterior segment of right upper lobe। अगर आप लेटे में हैं लेकिन यू आर
ऑन द राइट साइड पर आपने करवट की हुई है, और या फिर या आप उल्टे लेटे हुए हैं, देन इट विल मोर लाइकली एंटर द राइट अपर लोब। एंड लास्टली अगर आप बैठे हुए हैं, देन इट विल एंटर द राइट लोअर लोब। तो ये डिफरेंट पोजीशंस हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दम। फिर ये नीचे दिखाया हुआ रिलेशनशिप ऑफ द रिब्स, द प्लूरा एंड द लंग्स। फर्स्ट एड ने इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं यूज की, यू कैन यूज बेटर पिक्चर्स, लेकिन जस्ट यहाँ पे अंडर मेरे पास कुछ अच्छी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो अगेन दिस इज द मेनूब्रियम, बीच में मेनूब्रियम है, दिस फर्स्ट रिब, दिस इज द क्लेविकल। ठीक है, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है राइट और लेफ्ट साइड का। फर्स्ट रिब के नीचे वाली जो इंटरकॉस्टल स्पेस है, दैट इज द फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, जैसे लेबल हुई है। देन सेकंड के नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल, फिर थर्ड के नीचे का थर्ड इंटरकॉस्टल, एंड देयर दैट इज हाउ इट कीप्स ऑन काउंटिंग। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो एग्जामिनर्स इंटरेस्टेड होते हैं पूछने में, दो प्रोसीजर्स। वो उनमें से एक है फोरेसेंथेसिस, थोरेसेंथेसिस, एंड अगर दूसरी है चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। दोनों प्रोसीजर में यू एक्चुअली इंसर्ट अ नीडल इन द प्लूरल कैविटी। आप प्लूरल कैविटी के अंदर एक नीडल इंसर्ट करते हैं, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट मैं आपको ग्रॉसली समझाता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लंग्स, द चेस्ट कैविटी और प्लूरल कैविटी कैसे आपस में लिंक्ड होते हैं। तो पहले उसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन होना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चेस्ट कैविटी। ठीक है, एंड here are your lungs। ठीक है, एंड लंग्स को सराउंड करिए एक और कैविटी, हम चूज ग्रीन कलर फॉर दिस वन। एक और कैविटी है सराउंडिंग द लंग्स, दोनों साइडों पर। क्या, इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, दिस इज द प्लूरल कैविटी। अब आप देख सकते हैं कि देयर आर टू लेयर्स ऑफ द प्लूरल कैविटी। let me change the color। एक लेयर जो उसकी चेस्ट वॉल जो रिब केज के साथ अटैच, दैट इज द पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर। और जो दूसरी लेयर उसकी लंग्स के साथ अटैच्ड है, मैं इसको कंप्लीटली ड्रॉ करना चाहिए था ऐसे, यहाँ से लंग्स को जिसने सराउंड किया हुआ है, दैट इज द विसरल लेयर ऑफ प्लूरल कैविटी, दिस इज द विसरल लेयर, दिस इज द विसरल लेयर। ठीक है, और ये टाइटली एडहेरेंट होती है। अब प्लूरल कैविटी के अंदर नेचुरली नेगेटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर, एट रेस्ट इट इज अराउंड -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, एक वैक्यूम होता है। अब ये और जो लंग्स हैं, एक मिनट, मैंने इसको कंप्लीटली ड्रॉ नहीं किया, मेरा मिनट, सी एज वेल। अब लंग्स जो हैं, इफ यू टॉक अबाउट लंग्स, लंग्स को आपको पता है कि दे आर स्पंज, स्पंज, तो दे लाइक टू कोलैप्स। तो लंग्स कंटिन्यूसली एक इनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं प्लूरा पे, दे पुल द प्लूरा इनवर्ड। ठीक है, जबकि जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी लाइक्स टू एक्सपैंड आउटवर्ड्स, बाहर को, वो बाहर को फोर्स लगाती है। तो आप देखें, प्लूरा की एक लेयर बाहर को फोर्स लगा रही है और दूसरी लेयर अंदर को फोर्स लगा रही है, ड्यू टू द अब लंग की चूंकि इलास्टिक फोर्स है, और द चेस्ट कैविटी की इट लाइक्स टू एक्सपैंड,
तो उसकी वजह से ये बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है, देयर देयर क्रिएट्स अ वैक्यूम। इसी वजह से बीच में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, ये बाहर को खींच रही है, ये अंदर को, अदर प्लूरल के अंदर देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर -5 सेंटीमीटर। अब आप इनहेल और एक्सहेल कैसे करते हैं, उसमें जो प्राइमरी मैकेनिज्म है दैट इज योर डायफ्राम। अब अगर डायफ्राम को मैं नीचे पुल करूं, लाइक फॉर एग्जांपल इट इज प्लेस्ड यहाँ, यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया, वेट अ मिनट, assume कि now the diaphragm is, it is here, तो क्या होगा, प्लूरल विल मूव फर्दर डाउन, प्लूरल विल मूव फर्दर डाउन, मतलब प्लूरल स्पेस मजीद बढ़ गई है, तो द प्रेशर इनसाइड द प्लूरल विल बिकम मोर नेगेटिव, -10 हो जाएगा। उससे क्या होगा, द लंग्स आर गोना एक्सपैंड, प्लूरल नेगेटिव होंगे, लंग्स गोना एक्सपैंड, तो दिस अकर्स इन इनहेलेशन, दिस विल अलाउ द लंग्स टू एक्सपैंड, तो द लंग्स विल एक्सपैंड। ठीक है, इसको भी मजीद डिटेल में देखेंगे इन द फिजियोलॉजी सेक्शन। तो ये मैकेनिक्स है इनहेलेशन की, एंड ऑपोजिट विल अकर इन एक्सपिरेशन, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, ये वैक्यूम जो -5 का, -10 का था, -5 का हो जाएगा वापस, एंड द लंग्स विल अगेन कोलैप्स। तो ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की डायनामिक्स है। अब जो मैं आपको दो बता रहा था प्रोसेसेस, थोरासेंटिसिस और चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, वो क्या होती हैं? उसके अंदर बेसिकली यू इंसर्ट अ नीडल, एज आई सेड, यू इंसर्ट अ नीडल वेयर, इन द प्लूरल कैविटी। ठीक है, क्यों डालते हैं? फ्लूइड निकालने के लिए, इफ देयर आर एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। उसकी बहुत सारी रीजन है, वी विल स्टडी दम इन द पैथोलॉजी सेक्शन। लेकिन फर्क क्या है थोरासेंटिसिस और चेस्ट ट्यूब में? थोरासेंटिसिस इज अ शॉर्ट प्रोसीजर, शॉर्ट प्रोसीजर है। आपने नीडल इंसर्ट की, लाइक इफ दिस इज द सिरिंज, आपने नीडल इंसर्ट की, आपने फ्लूइड निकाला, एंड देन फिनिश, बस प्रोसीजर इज ओवर। जबकि चेस्ट ट्यूब इज प्लेस्ड फॉर अगेन, उसमें भी आपने फ्लूइड ही निकालना है, बट इट इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लाइक फॉर डेज। ठीक है, दैट इज वाई चेस्ट ट्यूब इज प्लेस इन दोज सिनेरियोज। अब दोनों की जो पोजीशन है चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट की और थोरेसेंटिसिस की, वो डिफरेंट है आपस में, एंड दैट इज ऑफ्टन टेस्टेड इन यू वर्ल्ड में। अक्सर वो पूछते हैं, उनको पोजीशन पूछने का शौक है कि थोरेसेंटिसिस कहाँ पे करनी होती है एंड चेस्ट ट्यूब कहाँ प्लेस करनी होती है। और चेस्ट ट्यूब के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, लेकिन उससे पहले लेट मी शो यू सम मोर डायग्राम्स, ताकि एक बेहतर ओरिएंटेशन हो जाए मजीद। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये रही। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ रिलेशनशिप ऑफ द लंग्स एंड प्लूरा विद द रिब्स इन डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट लाइंस पे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द, फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। पहले हम चेस्ट ट्यूब के बारे में बात करते हैं। देखें, चेस्ट ट्यूब प्लेस करने की तीन जगह हैं, यू कैन प्लेस इट थ्री साइड्स। वन इज मिड क्लेविकुलर लाइन, फर्स्ट वाली मिड क्लेविकुलर लाइन है।
लेकिन मिड क्लेविकुलर लाइन में यू मेक श्योर इट इज बिलो द सिक्स्थ रिब, सिक्स्थ रिब से नीचे और एट्थ रिब से ऊपर, बिकॉज सिक्स्थ रिब can see if this is the six, this is one, two, three, four, five, six, तो सिक्स रिब से नीचे नहीं, सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस और सेवेंथ इंटरकॉस्टल स्पेस, ये दो एरियाज में। क्योंकि अगर आपने सिक्स रिब से ऊपर चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की, यू विल डैमेज द लंग। ठीक है, तो रिमेंबर इसको लिख लें, मिड क्लेविकुलर लाइन में ऑलवेज बिलो द सिक्स रिब, और अगर आप एट्थ रिब से नीचे गए देन यू विल डैमेज द लिवर। तो ये लिमिट्स याद रखनी है फॉर द मिड क्लेविकुलर लाइन फॉर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। ठीक है, बिलो द सिक्स रिब, अबव द एट्थ रिब। सिक्स रिब से ऊपर गए लंग डैमेज होगा, एट्थ रिब से नीचे गए लिवर डैमेज होगा। ठीक है, तो ये तो होगी मिड क्लेविकुलर लाइन। देन फॉर द मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन उसमें क्या पोजीशंस हैं, उसमें एट्थ रिब, एट्थ रिब से नीचे रहना है आपने, एंड टेंथ रिब से ऊपर, 8 to 10। अगेन सेम रीजन, एट्थ रिब से ऊपर गए यू विल डैमेज द लंग, टेंथ रिब से नीचे गए यू विल डैमेज द लिवर। तो ये होगी मिड एक्सिलरी के लिए, मिड क्लेविकुलर, मिड एक्सिलरी, और लास्ट पर है पैरावर्टिब्रल। दिस इज द पैरावर्टिब्रल लाइन। इसके अंदर आपने टेंथ रिब से नीचे और ट्वेल्थ रिब से ऊपर, द पैरावर्टिब्रल लाइन अगेन द सेम। इसमें अगर टेंथ रिब से ऊपर आप गए, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड पे टेंथ रिब से ऊपर रहे तो ऑन बोथ साइड यू विल डैमेज द लंग, और अगर राइट साइड पर ट्वेल्थ रिब से नीचे आए देन यू विल डैमेज द लिवर। तो ये याद रखनी है आपने, यू कैन राइट दम डाउन। ठीक है, फर्स्ट एड पे नहीं लिखी हुई है। एंड फॉर द thoracentesis, thoracentesis के लिए यू कैन यूज द फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, यू कैन यूज द फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस फॉर thoracentesis। ठीक है, सो एंड उसके लिए वो कहाँ पे आप कर सकते हैं, यू कैन, अच्छा आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, आई थोरासेंटिसिस, ये जो मैंने आपको बताई है ना, जो अभी लिमिटेशंस बताई हैं आपको, दीज वर फॉर थोरासेंटिसिस। अगेन I'd like to correct myself, these were for thoracentesis जो मैं आपको बताई हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन में बिटवीन 6 and 8, एंड मिड एक्सिलरी में बिटवीन 8 and 10, एंड पैरावर्टिब्रल में बिटवीन 10 and 12, these were for thoracentesis। एंड चेस्ट ट्यूब के लिए, चेस्ट ट्यूब के लिए इट इज द फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ और फिफ्थ intercostal space. So here's a correction to be made. So let me see if we are missing anything. And हाँ, इसको further specify कर दूं मैं, you may write it down. Fourth or fifth intercostal space in the anterior axillary line में कर सकते हैं, या फिर in the mid axillary line। तो ये दोनों जगहों पे you can do it। फिर एक और सवाल वो अक्सर पूछते हैं related to the chest tube placement, ये देखें, this is the mid axillary line। ठीक है, फर्स्ट रेप, सेकेंड रेप, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है और ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। अब यहाँ पे एक मसल ट्रेवल कर रहा होता है, अगर मैं ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, दिस इज द सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, तो अगर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं द मिड एक्सिलरी लाइन एट दिस लेवल, फॉर एग्जांपल आप चेस्ट ट्यूब प्लेस कर रहे हैं, देन इट इज लाइकली दैट यू विल पियर्स थ्रू दिस मसल, सेरेटस एंटीरियर को क्रॉस करके जाएंगे। ठीक है, तो इन कंक्लूजन, chest tube placement in the mid axillary line, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, और thoracentesis की तीन पोजीशंस हैं। मिड एक्सिलरी लाइन में कर सकते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन में 6 to 8, मिड एक्सिलरी लाइन में 8 to 10, एंड पैरावर्टिब्रल लाइन के अंदर बिटवीन 10 and 12। तो दीज वर द लैंडमार्क्स दैट यू शुड बी नोइंग। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू फर्स्ट एड। फिर थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, हाउ टू रीड अ चेस्ट एक्सरे। जस्ट
just the details that you should be knowing for step 1. बाकी abnormal chest exercise I'll keep sharing in the pathology section. तो वहां पे जैसे जैसे आप abnormal देखते जाएंगे you will, but first to have a look at the normal. देखें chest x-ray हो या CT scan हो, it is all about one thing, especially chest x-rays, they are all about symmetry. ठीक है, symmetry, look for symmetry. Anything you find asymmetrical is likely a pathology, except for the heart, of course. Of heart आपका it is toward the left side. तो आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू ऑब्जर्व द एंगल्स, आप एंगल्स ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है, द राइट लोब, द लेफ्ट लोब, एंड दीज आर द रिब्स. दो, एक ये एंगल आप देखें, ये एंगल इनके बीच में बन रहा है. दिस इज कॉल्ड द कोस्टोफ्रेनिक एंगल. ठीक है, इसी तरह से दो और एंगल आप देख सकते हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है. दीज आर योर cardiophrenic angles. Phrenic for diaphragm and cardio for heart. So the angle between heart and diaphragm, इसी तरह ये ribs mean costo, and diaphragm और ribs के बीच में जो एंगल है costophrenic एंगल है. इस तरह you can clearly observe कि lung shadow it is appearing black. ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर एयर है. अगर ये थोड़ा सा हेजी हो तो इट इज लाइकली कि इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, तो वो हम देखेंगे, वो वाले स्कैन्स भी देखेंगे. देन यू हैव योर हार्ट शेडो, ये हमने सीवीएस के अंदर भी डिस्कस की थी. यू हैव टू मेजर अ रेशो, उसको हम कहते हैं कार्डियो thoracic रेशो. तो उसमें यू सिंपली मेजर द मैक्सिमल लेंथ ऑफ द हार्ट ऐसे, and the maximal length of the thorax. तो उसकी जो रेशो आती है इट शुड बी नॉर्मली 1:2. ठीक है, तो अगर किसी बंदे के अंदर हार्ट एनलार्ज हो जाए, हाइपरट्रोफी हो जाए, तो दिस विल बी डिस्टर्ब्ड, दिस वॉन्ट रिमेन 1:2, ये उससे बढ़ जाएगी. ठीक है, तो दिस इज अबाउट नॉर्मल चेस्ट एक्सरे. बाकी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं द ट्रेकिया शुड बी इन द मिडल. किसी एक तरफ को अगर डाइवर्ज हुआ है, वो हम देखेंगे न्यूमोथोरैक्स में हो सकता है, फ्लूइड डिफ्यूजन के अंदर हो सकता है, वो भी हम आगे जो जो पैथोलॉजीज आएंगे उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे. फिर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच आई वुड लाइक टू शेयर. एक सेकेंड, ये देखें आप, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व यहाँ पे जो फर्स्ट रिब है और क्लेविकल है, कुछ पार्ट ऑफ प्लूरा इसके ऊपर तक आता है, स्पेशली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कुछ पार्ट ऑफ प्लूरा इसके ऊपर तक आता है. ठीक है, तो इफ देर इज इंजरी, देर इज अ सुप्राक्लेविकुलर स्टैब इंजरी विच इज वेरी कॉमन. यहाँ पे कोई स्टैब इंजरी कर दे, यहाँ पे कोई किसी को चाकू मार दे इस रीजन में, तो उसका प्लूरा पंक्चर हो जाएगा. ठीक है, मैं आपको बताया था प्लूरा के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है. अगर प्लूरा के अंदर पंक्चर हो जाए, एयर विल एंटर इन. और आपको मैंने बताया था कि जो लंग है, लंग को एक्सपैंड क्या चीज रखती है? प्लूरा का नेगेटिव प्रेशर. अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लंग, ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय द प्लूरा. Let me change the color. If this is the pleura, this is the pleura. ठीक है, और इसमें जो नेगेटिव प्रेशर है इट रिमेन्स, इट कीप्स द लंग एक्सपेंडेड. अगर इसकी जगह एयर एंटर हो जाए, यहाँ पे कोई पंक्चर एंड एयर एंटर्स, एयर क्या करेगी? इससे वैक्यूम खत्म हो जाएगा एंड लंग क्या होगा? लंग एक्सपैंड नहीं रहेगा, इट विल कोलैप्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट अकर्स इन न्यूमोथोरैक्स. तो ये इंपॉर्टेंस है प्लूरा की. तो दिस वाज मोस्टली अबाउट द एनाटमी and clinical anatomy of lung. Then we have diaphragm. Diaphragm की importance ये है कि the pain of the diaphragm, anything going wrong with the diaphragm, उसकी जो pain है it is referred to the shoulder. उसकी वजह क्या है? Because diaphragm is innervated by phrenic nerve, और phrenic nerve की root values हैं C3 to C5, and C3 C5 are actually dermatomes for shoulder.
तो पेन डायफ्राम की जब भी होगी इट विल बी रेडिएटिंग टू द शोल्डर, ठीक है, शोल्डर रीजन। और फ्रेनिक नर्व मैंने वैसे बताया कि इट इज सप्लाइंग द इट इज इनर्वेटिंग द डायफ्राम। तो फ्रेनिक नर्व हैज गॉट ग्रेट रोल इन इंस्पायरेशन, क्योंकि अगर किसी की फ्रेनिक नर्व खराब होगी तो उसका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आपको डायफ्राम रेस्टिंग शेप में ऐसे होता है, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम्स फ्लैट, और वो फ्लैट होने की वजह से नेगेटिव प्लूरल प्रेशर बनता है जिससे इंस्पायर करते हैं आप। तो दो लोब्स हैं ना डायफ्राम के, राइट एंड लेफ्ट। अगर एक लोब इसकी फ्रेनिक नर्व, फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्रेनिक नर्व सप्लाइंग इट, अगर इसमें से एक फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाती है लाइक हियर, तो क्या होगा, जो उस तरफ का लोब होगा इट विल बिकम मोर, इट विल बिकम हायर, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, इट विल बिकम हायर। इसको हम कहते हैं हेमी डायफ्राम। तो इसका जो एक्सरे है बड़ी इजीली इस पे पिक हो जाती है फाइंडिंग। तो लेट मी शेयर द चेस्ट एक्सरे फॉर दिस पैथोलॉजी। दिस इज चेस्ट एक्सरे फॉर हेमी डायफ्राम। तो ये आप यहाँ पे बड़ा क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं दैट जो इसका राइट डोम है, द राइट डोम ऑफ द डायफ्राम इज हायर, ठीक है, एज कंपेयर टू द लेफ्ट डोम। तो ये काफी ऑब्वियस डिफरेंस है इसके बीच में। आप अगर देखें एक नॉर्मल, दिस वाज अ नॉर्मल, दे आर नॉर्मली राइट जो डोम है ना, राइट जो डोम है इट इज स्लाइटली हायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिवर होता है, हियर इज द लिवर, ठीक है, नॉर्मली बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा। लेकिन जो स्कैन मैंने आपको दिखाया है ये वाला, इसमें तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा ऊपर है। तो दिस इज डायफ्राम, दिस विल अकर इन दिस केस देयर इज फ्रेनिक नर्व डैमेज ऑफ द राइट साइड, ठीक है। फिर इसके बाद बट एग्जामिनर्स लाइक टू आस्क, डायफ्राम के अंदर देयर आर pathways for different structures to pass। तो उसके लिए I'll share, let me share some pictures। तो वो एग्जामिनर्स लाइक टू आस्क क्योंकि कौन से वर्टेब्रल लेवल पे कौन सा स्ट्रक्चर पास करते हैं, so that is what they like to ask। let me share a picture। ये देखें, दिस द डायफ्राम, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट और ये पोस्टीरियर है क्योंकि यहाँ पे वर्टिब्रे हैं। तो आप अप्रिशिएट करते हैं T8 के लेवल पे इज एंटरिंग द इनफेव वेना केवा, T10 के लेवल पे इज एंटरिंग द इसोफेगस, एंड T12 के लेवल पे इज एंटरिंग द एओर्टा, ठीक है, 8 10। इसका निमोनिक है I8 10 eggs at 12। I8 यानी इनफेव वेना केवा एट द 8 vertebrae, 10 eggs for esophagus at 10 यानी 10th vertebrae at 12। तो at 12 A for aorta and 12 for vertebrae। तो ये इसका निमोनिक फर्स्ट एड में काफी अच्छा उसने बनाया हुआ है। तो सिमिलरली ये भी एक और पिक्चर है, अगेन showing the same concept। this is the posterior side, this is the anterior side, ठीक है। inferior vena cava at the level of T8, esophagus level of T10, and aorta at the level of T12। so these are the relationships of the different structures passing through the diaphragm। अब इनके साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं which come through these apertures in parallel। तो let's read first aid। तो T8 के लेवल पे यू हैव इनफे वेना केवा, इनफे वेना केवा के साथ राइट फ्रेनिक नर्व भी आती है, ठीक है। इसी तरह से T10 पे इसोफेगस आता है, लेकिन इसोफेगस के साथ वेगस वेगस नर्व्स भी आती हैं, दो वेगस नर्व्स, टू ट्रंक्स, ठीक है, cranial nerve 10। एंड T12 के लेवल पे एओटा के साथ साथ थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन भी आती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं।
इन्फेवेना कैवा के साथ फेनिक नर्व, T10 T8 के लेवल पे, T10 में इसोफेगस के साथ वेगस नर्व, एंड एओर्टा के साथ थोरेसिक डक्ट एज, आई गेस। तो ये हमारी, ये वही निमोनिक लिखा हुआ है, I810XZ12। बाकी C3 C4 C5 कीप द डायफ्राम अलाइव, इसका मतलब है C3 C4 C5 रिप्रेजेंट फ्रेनिक नर्व, तो फ्रेनिक नर्व इनर्वेट्स द डायफ्राम। ठीक है, अगर डैमेज हो जाएगी तो हेमो डायफ्राम हो जाएगा। फिर ये उसने साथ ही जिक्र कर दिया है बाइफर्केशंस पर, किस लेवल पे आर्टरी की बाइफर्केशन होती है। तो रिमेंबर, ट्रेकिया की जो बाइफर्केशन है अकर्स एट T4 और T5 वर्टिब्री पे। इसी तरह से एब्डोमिनल एओर्टा बाइफर्केट्स एट L4 पे एब्डोमिनल एओर्टा बाइफर्केट करता है इनटू इलियक्स। ठीक है, तो दिस अकर्स एट L4। ये सारे 4 4 पे हैं, Y4 4 4। तो कॉमन थ्रोटेड बाइफर्केटिंग एट C4, trachea bifurcating at T4, and abdominal aorta bifurcating at L4. तो this winds up our section for anatomy। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी उसने शुरू की है विद लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज समझने के लिए मेरे पास एक काफ़ी अच्छी डायग्राम है, लाइक टू शेयर। जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड अगेन इन सारी डायग्राम्स का सोर्स गूगल है। ठीक है, हमारी गूगल से हैंड पिक डायग्राम्स हैं ये, कोई स्पेशल सोर्स नहीं है। सो ये है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो पहले तो ग्रॉसली थोड़ी सी बात करते हैं विदाउट द एड ऑफ एनीथिंग एल्स। मैं और आप बैठे हैं, हम लेक्चर हो रहा है, यू गाइस आर अटेंडिंग द लेक्चर, मैं भी आपको लेक्चर दे रहा हूँ। एट द रेस्टिंग लेवल जो हमारा, हम अनकॉन्शियसली सांस ले रहे हैं, इंस्पायर करें एक्सपायर, लेकिन हमें नहीं पता, इट इज अनकॉन्शियस। तो इस लेवल पे जो हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं, उस पे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, वेव गोज अप, वॉल्यूम ऊपर गया नीचे गया, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो रेस्टिंग पर अनकॉन्शियसली हम ब्रीदिंग करते हैं, ये होते हैं टाइडल वॉल्यूम, और ये होता है 1/2 लीटर यानी 500 ml। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टाइडल वॉल्यूम है, आपने रेस्टिंग पे सांस अंदर लिया, अब अगर आप मजीद सांस अंदर खींचेंगे, जो आपकी कैपेसिटी है मजीद सांस अंदर खींचने की, आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम, दैट इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। मतलब आपने सांस लिया नॉर्मल, उसके बाद द अमाउंट ऑफ एयर यू कैन enter into your lungs after a normal inspiration, after a tidal volume inspiration, that will be your inspiratory reserve volume। ठीक है, इसी तरह से रेस्टिंग पे हम सांस ले रहे हैं, इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर। अब रेस्टिंग एक्सपायरेशन, टाइडल वॉल्यूम की एक्सपायरेशन की आपने, उसके बाद यू हैव द टेंडेंसी टू एक्सपायर इवन मोर, तो दैट टेंडेंसी इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम से ऊपर इंस्पायरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम से नीचे एक्सपायरेटरी रिजर्व। लेकिन लंग्स कभी भी पूरे एम्प्टी नहीं होते, दे नेवर कोलैप्स। लंग का वॉल्यूम हमेशा, लंग के अंदर कुछ ना कुछ एयर हमेशा रहती है, दैट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब आप अपनी पूरा जोर लगा के सारी एयर भी एक्सपायर आउट कर दे लंग से, उसके बावजूद भी आपके लंग्स में कुछ एयर बच जाएगी, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। और रिमेंबर, ये जो सारे वॉल्यूम्स हैं, ये हम मेजर करते हैं विद स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री इज अ प्रोसीजर, उसमें आप एक ट्यूब के थ्रू ब्लो करते हैं, और उस ट्यूब पे वॉल्यूम मेजर हो रहा होता है, आगे आगे उसके एक रीडर लगा होता है, उसको फिर हम कहते हैं स्पायरोग्राम। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर ही यही वॉल्यूम्स और कैपेसिटी चेंज हो रही होती हैं, यही अफेक्ट हो रही होती हैं। तो ये तो हो गए वॉल्यूम्स। अगर आप दो वॉल्यूम्स को ऐड अप कर दें, तो वो कैपेसिटी बन जाती है। जैसे कि
अगर मैं टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दूं तो वो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। इसी तरह से टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दूं तो वो आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। तो नाउ वी कैन गो एंड लुक एट द डायग्राम। तो यू कैन सी हियर, ये जो आप रेस्टिंग पे जो ब्रीदिंग कर रहे हैं ना वो ये है, इंस्पायर इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर। ये है, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम। ये ब्लू से उसने रिप्रेजेंट किया, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। फिर आपका दिल किया लंबा सांस लेकर लेने का, आपने ये इंस्पायर किया, यू स्टिल हैव कैपेसिटी टू इनहेल मोर एयर। तो ये जो आपने मजीद एयर एंटर की है, दिस इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। और अगर मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर दूं जो मैंने यहां पे की है, दिस बिकम्स योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, जो ये है। ठीक है, इसी तरह से आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें, इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर। अब आप लंबा सांस बाहर निकालने लगे हैं, दिस विल बी योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हियर पर्पल में। और अगर मैं टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दूं तो इट विल बिकम योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यहाँ पे उसने, हाँ यहाँ पे उसने कहीं पे ऐड नहीं किया हुआ इनको, तो इनको मैं अगर ऐड कर दूं तो इट विल बिकम योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देन उसके बाद मैं आपको बताता कि मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग्स में कुछ वॉल्यूम रह जाता है, लंग्स का कुछ वॉल्यूम एयर का रह जाता है। दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ये तो था ना मैक्सिमल एक्सपायरेशन के बाद जो आपका वॉल्यूम रहा, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। जो नॉर्मल एक्सपायरेशन आपने की, ये इंस्पायरेशन नॉर्मल, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो आपके लंग में वॉल्यूम बच जाता है वो ये है, दैट इज दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ टू, दो है उसके अंदर चीजें। वन इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द अदर इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसको अगर आप ऐड अप कर दें तो इट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और तीसरी मैंने आपको बताई फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी एक्सपायर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन एक्सपायर आउट ऑफ योर लंग्स, आप एक लंबा सांस भरें, मतलब आपने लंबा सांस भर लिया, अब आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक चले गए हैं। अब आप एक्सहेल करेंगे, पहले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम खत्म होगा, फिर टाइटल वॉल्यूम खत्म होगा, और फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम खत्म होगा। तो इन सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दें, दैट यू विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन एक्चुअली एक्सहेल आउट ऑफ योर लंग, एंड दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, दिस विल बी योर वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में तीन चीजें आ गई, ये द इंस्पायरेटरी रिजर्व, द टाइडल, एंड लास्ट पर वाज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी। लास्ट पर है टोटल लंग कैपेसिटी। आप सब अभी एक लंबा सांस भरें और रोक लें, इस दौरान आपके लंग्स फुल ही fully dilated हैं। तो now the amount of air that your lungs are having, that is your total lung capacity. तो this was all about the volumes and the capacities। तो ये इसमें आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया you can measure all of these volumes and all of these capacities except residual volume। और रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने आपको बताया, रेजिडुअल वॉल्यूम इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तो आप रेजिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमेट्री से नहीं कैलकुलेट कर सकते, और चूंकि रेजिडुअल वॉल्यूम इज अ पार्ट ऑफ एफआरसी एंड टीएलसी, तो इसलिए आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते स्पायरोमेट्री से, और टोटल लंग कैपेसिटी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते स्पायरोमेट्री से। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम इसको रीड कर लेते हैं फर्स्ट शीट में क्या कह रहा है वो। तो अगेन स्टार्टिंग ऑफ विद tidal volume। Tidal volume, air that moves into lungs with each quiet inspiration। ठीक है, विच इज अराउंड 500 ml, जो ये शो की हुई है उसने।
ठीक है। देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद जो आप सांस मजीद अंदर लेंगे, दैट विल बी योर इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, जो ये है। और अगर इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड अप कर दें, दैट बिकम्स योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो सांस आप मजीद बाहर निकाल सकते हैं, विच विल बी दिस वन। और अगर इसी तरह से रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर स्टिल लेफ्ट इन योर लंग्स, तो वो ये है, इस भी योर रेजिडुअल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देख ली हमने। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एज ए टोल्ड, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, विच विल बी योर फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी, टाइडल एंड एक्सपायरेटरी को प्लस कर दें और टोटल लंग कैपेसिटी में इन सब को ऐड कर दें, यू विल गेट योर टोटल लंग कैपेसिटी। तो दिस वाज ऑल अबाउट। अब इसमें इसमें बात पते की बात यही है, जो यहाँ पे इसने लेबल भी की हुई है, that residual volume and any lung capacity that includes residual volume cannot be measured by spirometry। ठीक है। तो वो कौन सी कैपेसिटीज हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये एमसीक्यू ये आ जाता है, रिमेंबर अबाउट दिस। फिर है वर्क ऑफ ब्रीदिंग। जो आप सांस लेते हैं, यू ऑल्सो हैव टू स्पेंड एनर्जी फॉर ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग के दौरान आपको ना दो चीजों का अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। एक है द एयर रेजिस्टेंस, जो हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि लार्ज टू मीडियम टू लार्ज साइज ब्रोंकाई में सबसे ज्यादा एयर रेजिस्टेंस है, तो उस एक तो आपने उस एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है। दूसरी जो अपने फोर्स को ओवरकम करना है, दैट इज योर इलास्टिक फोर्सेस। आप, मैंने आपको बताया, आपका जो लंग है इट इज लाइक स्पंज। सो उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है, उसको उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो दिस इज एक्चुअली वर्क ऑफ ब्रीदिंग। तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग को अगर हम कैलकुलेट करें मैथमेटिकल टर्म्स में, तो इट इज रेस्पिरेटरी रेट टाइम्स द टाइटल वॉल्यूम। ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट टाइम्स द टाइटल वॉल्यूम। अब दिस वुड बी इक्वल टू योर वर्क ऑफ ब्रीदिंग। अब वर्क ऑफ ब्रीदिंग कैन चेंज इन डिफरेंट पैथोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें टाइडल वॉल्यूम कम होगा, बल्कि इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ आपको, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। मैंने आपसे कहा कि द वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी रेट टाइम्स टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। एज एन refer to the energy expended or O2 consumed by respiratory muscles to produce the ventilation needed to meet the body's metabolic demand। हमने बात कर ली। इसमें दो चीजें हैं, मैंने आपको बताया, जो दो चीजें ओवरकम करनी है आपने, कौन सी हैं? एक तो इलास्टिक रिकॉइल एंड सेकंड इज एयरवे रेजिस्टेंस। ठीक है। अब दो चूंकि मेन हार्ट जो आपकी लंग डिजीजेज हैं, दो जो मेन कैटेगरीज हैं उनकी, रिस्ट्रिक्टिव एंड, वन इज रिस्ट्रिक्टिव एंड अदर इज ऑब्स्ट्रक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है? यू कैन नॉट एक्सपैंड योर लंग्स। आपका जो ये वॉल्यूम होगा, इट विल डिक्रीज, दिस टाइडल वॉल्यूम विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ेंगे पैथोलॉजीज के अंदर। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर ना, जो स्पंजी मटेरियल है लंग का, इट बिकम्स वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू फाइब्रोसिस, बहुत ज्यादा हो जाती है बेसिकली। तो लंग को आप इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो आपको जो टाइडल वॉल्यूम है ना, वो कम हो जाता है। तो अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब आपने वेंटिलेशन तो करनी है, विच इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी रेट टाइम्स योर टाइडल वॉल्यूम। अब अगर टाइडल वॉल्यूम कम हो गया है, तो आपको रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो रैपिड ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से कुछ डिजीज होती हैं जो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती हैं, उसमें आपका टाइडल वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है आपको। आप ज्यादा रेस्पायर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो एयरवेज हैं वो तंग हो जाती हैं। आप इंस्पायर तो कर लेते हैं आराम से, लेकिन आप एक्सपायर नहीं कर पाते। तो ये पेशेंट्स क्या करते हैं? दे एक्चुअली इंक्रीज देयर टाइडल वॉल्यूम एंड दे डिक्रीज देयर रेस्पिरेटरी रेट, ताकि जो उनका मल्टीप्लाइड फैक्टर है जो एंड पर वर्क ऑफ ब्रीदिंग, वो उतना ही रहे, तो बैलेंस रहे।
So this is how work of breathing changes in restrictive and obstructive lung diseases. तो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि in restrictive diseases increase work to overcome elastic recoil. तो वो कैसे अचीव किया उसने? बाय इंक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी रेट एंड डिक्रीजिंग द टाइडल वॉल्यूम. और ऑब्स्ट्रक्टिव में देर इज इंक्रीज वर्क टू ओवरकम एयरवे रेजिस्टेंस, दैट इज अचीव बाय डिक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी रेट एंड इंक्रीजिंग द टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट वर्क ऑफ ब्रीथिंग. नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस. कि हमने अभी डेड स्पेस के बारे में पढ़ा है. मैंने आपको बताया था कि dead space is that part of the respiratory airway in which there is no gaseous exchange. ठीक है, and ideally dead space जो anatomical dead space है और physiological dead space है ये बराबर होने चाहिए. ideally they should be equal. लेकिन अगर किसी बंदे की फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस से ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसकी डेड स्पेस और भी कई जगह पर है. इसका मतलब है कि लाइकलीहुड है कि उसकी लंग डैमेज्ड है, इसलिए उसकी डेड स्पेस बढ़ गई है. ठीक है, तो इफ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज मोर देन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस, इट इज अ पैथोलॉजी. अब हम मेजर कैसे करते हैं इस डेड स्पेस को? उसके लिए देयर इज अ फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न. लेकिन मैंने जो यू वर्ल्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड ऑल ऑफ द अदर बैंक्स लेक्ट्यूरियो RX हैव गॉन थ्रू, मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला यूज होते हुए नहीं देखा. तो जस्ट क्योंकि अभी फर्स्ट एड यूएसएमएल के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट एड के अंदर, तो यू हैव टू रीड इट. तो दैट इज सिंपल फॉर्मूला. डेड स्पेस इज इक्वल टू, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की बात हो रही है, इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय. अब ये ना याद रखें, जहां भी स्मॉल ए होगा ना, दैट मीन्स आर्टीरियल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल PaO2 है, तो इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन आर्टरीज. और अगर कैपिटल है ए, PaO2, इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वियोलाई. सेम गोस फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. अगर PaCO2 लिखा हुआ है स्मॉल ए, इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टरी. और अगर वो PaCO2 लिखा है, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई. तो इसमें सिंपली फॉर्मूला की तरफ वापस आते हैं. तो फॉर्मूला इज सिंपल. आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द आर्टीरियल PaCO2 एंड द एक्सपायर्ड PCO2. Partial pressure of arterial minus partial pressure of expiratory CO2 जो आपने एक्सपायर की, divide by partial pressure of CO2 in the again in the artery, and you multiply it with tidal volume. तो ये उसका फॉर्मूला है. अगेन जस्ट रीड इट, इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. मैंने किसी एग्जाम के अंदर देखा. तो ये अगेन ये सारी उसके अंदर उसने बात की हुई है. इसे लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिक डेड स्पेस कंडक्टिंग एयरवेज प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस. एल्वियोलर डेड स्पेस क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे. ठीक है, एपेक्स इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ऑफ एल्वियोलर डेड स्पेस. अभी इस पे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे कैसे एपेक्स इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर. तो ये अगेन ये उसने वैल्यूज दी हुई हैं. जैसे बताया कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस. ठीक है, मे बी ग्रेटर देन एनाटॉमिक डेड स्पेस इन लंग डिजीजेस, जहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है. अभी हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच क्या होता है, ये आगे अभी आएगा. फिर अबाउट वेंटिलेशन, ये अभी हमने तो थोड़ा सा रीड किया. वन थिंग इज मिनट वेंटिलेशन. मिनट वेंटिलेशन इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एंटरिंग योर लंग्स पर मिनट. आप एक मिनट में कितनी आप लंग्स में गैस एक्सचेंज कर रहे हैं. तो वो अब सिंपली एक सांस आपका, उसमें टाइडल वॉल्यूम, एक सांस में कितनी आपने की 500 ml मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट. तो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है एंड टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml. देन कम्स एल्वियोलर वेंटिलेशन, कि आपकी एक्चुअली जो
गैसेस जो आपके एल्वोलाई तक गैस पहुंच रही है उसका रेट क्या है वेंटिलेशन का। तो याद रखिएगा दैट इज, उसमें से आप डेड स्पेस पे माइनस कर लेंगे, बिकॉज डेड स्पेस, जो डेड स्पेस की वॉल्यूम है, इट इज नॉट रीचिंग द एल्वोलाई, ठीक है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होनी है। तो आप टोटल वॉल्यूम में से यू विल माइनस द डेड स्पेस एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद रेस्पिरेटरी रेट। तो दिस इज नॉर्मली डेड स्पेस 150 ml की होती है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। तो अगेन में नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, को बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते इसके। फिर लंग एंड चेस्ट वॉल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस हुई है, हमने अभी थोड़ी सी भी इस पे बात की थी कि इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है। तो इस पे ही अभी थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। तो एक बात तो ये आप याद रखें कि प्रेशर्स जितने भी हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, प्लूरा के प्रेशर हैं, एल्वेोलाई के जो प्रेशर हैं, ऑल ऑफ दीज आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये कन्वेंशन चली आ रही है, इट्स अ कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक दे सकते हैं, एक तरफ पे यहाँ पे दे आर देर इज लंग वॉल्यूम। मैं आपको बताया था कि जो ये वीटी है, टाइडल वॉल्यूम, जो 0.5 लीटर्स है, 500 ml है। तो इंस्पायरेशन पे वो बढ़ रहा है वॉल्यूम, और एक्सपायरेशन पर कम हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अगेन मैंने आपको बताया था, एक्सपायरेशन मतलब ये आप कर रहे हैं ना, टाइडल वॉल्यूम चल रहा है, देन यू कैन exhale more air, that would be your expiratory capacity। और उसके बाद भी जो वॉल्यूम रह जाता है, दैट विल बी योर रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को ऐड कर दें अगर आप, तो दिस विल बी योर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब जब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की स्टेट पर होते हैं ना आप, ये याद रखिएगा बात, मतलब आप सांस ले रहे हैं, इंस्पायर एक्सपायर, अब एक्सपायर कर दिया, अब आपके लंग्स में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। इस स्टेट के अंदर आपके एल्वोलाई के अंदर जो प्रेशर होगा और जो बाहर प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में, वो इक्वल होता है। तो इस स्टेट पे लंग्स ना ही एक्सपैंड कर रहे होते हैं ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जो इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बताया था ना कि चेस्ट वॉल बाहर को एक्सपैंड कर रही होती है और लंग्स जो है वो अंदर को कोलैप्स कर रहे होते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे ये जो चेस्ट वॉल की एक्सपेंशन है और लंग्स की जो कोलैप्सिंग फोर्सेस हैं, ये दीज कैंसल आउट ईच अदर। तो इस स्टेट पे बोथ ऑफ दीज फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर, और एल्वोलाई का प्रेशर इट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। लेकिन याद रखिएगा इस दौरान फ्लूरा का जो प्रेशर है इट ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव। फ्लूरा का प्रेशर हमेशा नेगेटिव, उसकी नेगेटिविटी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन इट विल ऑलवेज रिमेन नेगेटिव, ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू फर्स्ट एड। अब यहाँ पे दो और ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। अच्छा, ये देखें अब आप, मैं यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एल्वेओलाई, ठीक है। आप फर्ज करिए लंग की मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इज एल्वेओलाई, एंड दिस इज प्लूरा, प्लूरल कैविटी। अब मैंने आपसे कहा कि प्लूरल कैविटी में देर इज ऑलवेज नेगेटिव प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, -5 है अभी, -5 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे भी -5 ही है। अब जब आपने इंस्पायर करना होता है तो क्या होता है, डायाफ्राम नीचे जाएगा, प्लूरल कैविटी का जो प्रेशर है इट विल बिकम मोर नेगेटिव। वो होते 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 -10 हो गया, ये हो जाएगा -10। उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली जो एल्वुलाई होगा इट विल इट विल ऑल्सो एक्सपैंड,
ठीक है, दिस इज सिंपल फिजिक्स। एल्वियोलर प्रेशर भी यू कैन सी, जो पहले 0 था, नाउ इट हैज बिकम नियर टू -1 और -2। अब जब यहां पे प्रेशर -2 होगा, तो आपको पता है सिंपल डायनामिक्स है, ये सिंपल फिजिक्स है। वेर एवर देयर इज लो प्रेशर, एयर वहां पे ट्रेवल करती है। तो जो एयर होगी एटमॉस्फेयर की, अब एटमॉस्फेयर पे एयर 0 पर है, 0 वाटर लेवल पर। तो वो जो 0 है और यहाँ -2, एक ग्रेडियंट बन गया, तो एयर विल एंटर द एल्वेलाई। ठीक है, और ऑपोजिट होगा जब आप एक्सपायर करेंगे। एक्सपायरेशन पे क्या होगा भला? एक्सपायरेशन पे डायफ्राम वापस ऊपर आ जाएगा, ये जो -10 था, इट विल अगेन बिकम -5, एंड एल्वुलाई कोलैप्स। एल्वुलाई कोलैप्स करेगा और इसके अंदर जो एयर थी कंप्रेस होगी, प्रेशर नाउ विल इंक्रीज। अब ये प्लस में, पॉजिटिव में चला जाएगा, इट विल बिकम नाउ +2। ठीक है, तो अगेन बाहर 0 है, यहां +2 होगा, तो एयर विल लीव द एल्वुलाई, लीव द लंग्स। तो ये ऐसे काम करती है आपकी, दिस इज हाउ द प्रेशर डायनामिक्स, द वैक्यूम ऑफ द प्लूरा हेल्प्स यू इंस्पायर एंड एक्सपायर। ठीक है, तो मैं आपको बताया था, elastic recoil, tendency for lungs to collapse inward and chest wall to spring outward। लंग अंदर को कोलैप्स करता है और चेस्ट वॉल बाहर को स्प्रिंग करती है। ये मैं बताया था कि एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एयरवे एंड एल्वियोलर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा था 0 हो जाता है, ये हमने बात की अभी। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये -5 और -10 के बीच में वेरी करता रहेगा। ठीक है, यहां पे एट एफ आर सी उसने बात की है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। एट एफ आर सी, द इनवर्ड पुल ऑफ द लंग इज बैलेंस्ड बाय आउटवर्ड पुल ऑफ द चेस्ट वॉल। ये जो दोनों फोर्सेस थी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन हियर, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी, ये चेस्ट कैविटी आपकी, और फॉर एग्जाम्पल दीज वर योर लंग्स, दीज वर योर लंग्स। अब लंग कोशिश कर रहे थे कोलैप्स करने की, और रिब केज बाहर को स्प्रिंग आउट होने की। तो ये जो फोर्सेस होंगी एट एफ आर सी, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, तो एट एफ आर सी, और जो एल्वोलाई के अंदर प्रेशर होगा, इट विल बिकम 0, इट विल बिकम इक्वल टू दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और एफ आर सी, एट एफ आर सी पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो आप देखें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की काफी सारी सिग्निफिकेंट चीजें हैं, आपने याद रखनी है। एक हमने बात की, इस दौरान जो कोलैप्सिंग फोर्सेस और स्प्रिंग फोर्सेस हैं, दे कैंसल आउट ईच अदर। इस दौरान एल्वुलर प्रेशर 0 हो जाता है, बिकम्स इक्वल टू 0। इस दौरान पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, तो मैक्सिमम ब्लड फ्लो इस दौरान हो सकता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। तो ये वो सारी बातें जो आपने याद रखनी, विच अकर एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। Again and again, functional residual capacity is residual volume plus inspiratory reserve volume। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लायंस। कंप्लायंस और हिस्ट्रेसिस दो टर्म्स हैं आगे। कंप्लायंस को अगर मैं सादा अल्फाज में आपको समझाऊं ना, इट इज एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन प्रेशर। मतलब कोई कंपार्टमेंट है, उस पे उसको आप कितनी आसानी से फुला सकते हैं, कि किस कंपार्टमेंट को कितनी आसानी से फुला सकते हैं। जैसे एक बलून है, आपने उसको ब्लो करना है, तो यू विल हैव टू एक्सर्ट ग्रेट फोर्स को फुलाने के लिए। सिमिलरली अगर आपने एक शॉपर को ब्लो आउट करना है, तो वो आराम से फूल जाएगा, उस पर इतनी फोर्स नहीं लगेगी। तो शॉपर इज मोर कंप्लायंट। ठीक है, सो इट इज a characteristic, a property of a substance to accumulate to accommodate volumes without changing much of its pressure। कितनी आसानी से वो, तो लंग्स की भी कंप्लायंस होती है। लंग्स कितनी आसानी से फूल जाते हैं, जितनी आसानी से फूल जाते हैं उतनी ज्यादा कंप्लायंस है उनमें, और जितनी वो मुश्किल से एक्सपैंड करते हैं उतनी कम कंप्लायंस है उसमें। तो यही आप चेक कर रहे होते हैं इन रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में योर lungs are restricted
आप यू कैन नॉट एक्सपैंड देम टू द फुल एक्सटेंट, तो इसमें देयर कंप्लायंस डिक्रीजेस। जबकि इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस उसमें कंप्लायंस उल्टा बढ़ जाती है, बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड। आप इंस्पायर तो कर लेते हैं, दैट एयर बिकम्स ट्रैप्ड, लेकिन एक्सपायर नहीं कर पाते, तो उसमें कंप्लायंस उल्टा बढ़ जाती है। तो ये हम आगे मजीद भी डिस्कस करेंगे इन द पैथोलॉजी सेक्शन। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है। अब जो आपकी पल्मोनरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंप्लायंस है ना, इट इज एक्चुअली अ सम ऑफ टू थिंग्स। एक आपकी लंग्स की कंप्लायंस फर्क है, क्योंकि मैंने आपको बताया लंग्स कंटिन्यूअसली कोलैप्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस पर पॉजिटिव प्रेशर आपको देना पड़ता है, उस पर कोलैप्सिंग फोर्स लग रही होती है जो आपको ओवरकम करनी पड़ती है लंग को फुलाने के लिए। और दूसरी है आपकी चेस्ट वॉल की कंप्लायंस। चेस्ट वॉल कंप्लायंस जो होती है, सारा बाहर निकाल देना, चेस्ट वॉल इनवर्ड चली गई। अब चेस्ट वॉल विल नाउ ट्राई इट्स बेस्ट टू, कुदरत ने उसको एक्सपैंड करना चाहती है वो, और लंग कोलैप्स करना चाहता है। तो लंग की कोलैप्स करने की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, चेस्ट वॉल एक्सपैंड करने की characteristic है। तो हम शेयर हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा नेट थोड़ी देर के लिए चला गया था। तो ये मैं आपको दिखा रहा था, दिस इज एक्चुअली अ वॉल्यूम प्रेशर कर्व। कंप्लायंस कर्व ऐसी होती है, याद रखें कंप्लायंस किसी भी चीज की हो, उसमें हमेशा एक्स एक्सिस पर देर इज प्रेशर एंड वाई एक्सिस पे देर इज वॉल्यूम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द जीरो फिगर, ये जीरो है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब लंग्स की कंप्लायंस देखें, उसने अलग निकाली हुई है। लंग्स जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, यू हैव टू एक्सर्ट पॉजिटिव प्रेशर, तो लंग का जो वॉल्यूम है इट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है, एक्सपायरेशन पे। और उतना ही ज्यादा जो है ना फोर्स, जो फोर्स है कोलैप्सिंग फोर्स, वो बढ़ती जा रही है, कोलैप्सिंग फोर्स इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली चेस्ट वॉल की कंप्लायंस कर्व है। अब इसमें आप देखें इसके प्रेशर्स नेगेटिव के अंदर, मैंने आपको बताया चेस्ट वॉल का उल्टा है लंग से। चेस्ट वॉल लाइक्स टू एक्सपेंड लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। तो अब रेजिडुअल वॉल्यूम पे, रेजिडुअल वॉल्यूम आपको बताया ना, रेजिडुअल वॉल्यूम कब होगा, जब आपने फुल ही एक्सपायर किया हुआ है। अब चेस्ट वॉल फुल अपने स्प्रिंग को दबा दिया हुआ है, अब वो फट के उसने फूलना है, फट के उसने बाहर होना है। तो उस दौरान क्या होगा देखें आप, उस दौरान चेस्ट वॉल की कंप्लायंस कर्व को देखें, ठीक है। द एक्सपेंडिंग फोर्स, द एक्सपेंडिंग फोर्स हियर इज वेरी हाई, तो चेस्ट वॉल एकदम से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो हम इन दोनों की जो
एक मीन निकलता है, इसको इंटीग्रेटेड, तो उसकी हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, विच इज कंबाइंड कंप्लायंस कर्व ऑफ बोथ चेस्ट वॉल एंड लंग्स, जो कि आपकी फर्स्ट एड के ऊपर बनी हुई है हियर। ये दे कैन ऑब्जर्व इट हियर। तो अगेन, change in lung volume for a change in pressure, and it is inversely proportional to wall stiffness। जितनी ज्यादा स्टिफनेस होगी उतनी ही कम कंप्लायंस होगी। जैसे कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, जैसे देखिए ये ग्रीन वाली नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रही है। अब किसी बंदे के लंग में फाइब्रोसिस हो जाए तो देखिए उसकी कंप्लायंस कर्व नीचे को मूव करिए, शिफ्ट हो गई नीचे को। उसके अगर एक पॉइंट पे कंप्लायंस निकालें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, तो ये नॉर्मल लंग में करीब 4 लीटर आया हुआ है वॉल्यूम इस पॉइंट पे। जबकि जो फाइब्रोज लंग है उसमें देखें इट इज अकोमोडेटिंग लेस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, वो नहीं एक्सपैंड कर रहा, तो उसकी कंप्लायंस कम होगी है। और इसके ऑपोजिट कंडीशन है जिसमें कंप्लायंस ज्यादा हो जाती है, जैसे एम्फाइसीमा, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, उसमें कंप्लायंस उल्टा बढ़ गया, तो इंक्रीज कंप्लायंस लंग इजियर टू फिल, जैसे एम्फाइसीमा और ओल्डर एडल्ट्स में होता है, ये हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी में। और डिक्रीज कंप्लायंस लंग मोर डिफिकल्ट टू फिल, जैसे फाइब्रोसिस में, नमूनिया, ARDS, हम ये सारी पैथोलॉजी आगे पैथोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर देयर इज अ टर्म कॉल्ड हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस ये कहती है कि आपकी जो, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कर्व ड्रॉ करूं वॉल्यूम प्रेशर की, वॉल्यूम प्रेशर कर्व, तो इंस्पायरेशन पे वो ऐसी होगी, इंस्पायरेशन ऐसी होगी और एक्सपायरेशन ऐसी होगी। तो आप देखें इंस्पायरेशन की कर्व डिफरेंट है एक्सपायरेशन की कर्व से। इस फिनोमेना को कहते हैं हिस्टेरिसिस। ये डिफरेंट क्यों है? ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान यू हैव टू एक्सर्ट ग्रेटर फोर्सेस टू ओवरकम द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स, जबकि एक्सपायरेशन पे ऑटोमेटिकली वो कोलैप्स कर जाता है, आपको कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती। तो दैट इज व्हाई द कर्व फॉर इंस्पायरेशन इज डिफरेंट देन द कर्व फॉर एक्सपायरेशन। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपने गुब्बारा फुलाना होता है, शुरू में आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है क्योंकि गुब्बारे की इलास्टिक फोर्स है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, वो फूल जाता है। जबकि वो एक्सपैंड करते हुए खुद, जब वो कोलैप्स करता है वो खुद ही आराम से कोलैप्स कर जाता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू लंग्स, लंग्स में भी ऐसे ही होता है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस, एंड हिस्टेरिसिस की वजह इज द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स। ठीक है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होती है? बल्कि pulmonary circulation, pulmonary vascular resistance, ventilation perfusion mismatch. We will study about this tomorrow, inshallah. It is enough for today. ओवरलोड हो जाएगा वरना, तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू tomorrow। किसी का कोई सवाल है तो you can either ask in the group or you can ask me directly. Thank you for your attendance.